हेलो स्टूडेंट। हम आज एनर्जी कंजर्वेशन का पहला लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें सब कुछ एनर्जी के बारे में ही पढ़ना है आपको, जैसे बेसिक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के मूल तत्व क्या है, इनका संरक्षण कैसे मतलब बचा कैसे सकते हैं। फिर इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, सप्लाई सिस्टम मोटर का क्या रहता है। फिर आपका लाइटिंग है, डीजी सिस्टम होता है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड और जर्नल एनर्जी सेविंग टिप्स, यही मोस्टली इसमें है आपका सब कुछ। तो हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी आपकी क्या होती है, मतलब सीधी सी बात है। अगर बात करें एनर्जी, मतलब आपको चलने उठने बैठने कुछ करने के लिए एनर्जी ही चाहिए, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी पे एनर्जी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। मतलब जितना सांस लेना जरूरी है उतना एनर्जी भी जरूरी है। और सांस लेने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होती है कि नहीं, है ना। ठीक है, पहले क्या होता था, मतलब पुराने टाइम में आदिकाल में बस आदमी अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही भोजन की बस नीड रहती थी, उसे भोजन मिल जाए खाने को, बस उसकी नीड पूरी। मतलब वो भी एक एनर्जी ले रहा था, ठीक है। फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे बायोमास का सहारा लिया, ठीक है। उसने बायोमास को प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया, जैसे पशुपालन किया, कृषि की, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग भी उन्होंने किया, ठीक है। बीच में ये बिल्कुल चला गया था, लेकिन आजकल फिर ट्रेंड में आपका पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा। क्यों? क्योंकि जो हमारी एनर्जी है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। जो आपकी जो रिन्यूएबल नहीं हो सकती वो तो चली जाएंगी ना, फिर कैसे आएंगी, इन्हीं पे डिपेंड होना पड़ेगा, है ना। और आजकल क्या हो रहा है, जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल का यूज़ हो रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस आदि का। और इनका भंडार दिन पे दिन कम होता जा रहा है, क्योंकि इनकी वर्ल्ड में मांग बढ़ रही है। अगर ये ऐसे ही खर्च होते रहे ना, तो एक दिन ये सब समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमारा जो वर्ल्ड है वो एनर्जी भी संकट से भी गहराया हुआ, मतलब हम इस बात से बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि एनर्जी संकट भी आ सकता है कभी भी, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, जैसे बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, प्रदूषण की समस्या, ईंधन के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि, वनों का कटाव है, ये जो है ये सारे चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। और इसमें बस यही है, आपका थ्योरी की क्लासेस हैं इसमें, ठीक है। तो उसी से पॉइंट है कुछ। अब क्या होता है, मतलब देखो एनर्जी, मतलब देखो कोई भी मशीन हो उसको चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। मतलब कार्य करने की क्षमता ही आपकी एनर्जी है। देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा भी है, आपके कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य करना या होना संभव ही नहीं है। मैंने आपको बोला था चलने उठने बैठने के लिए मतलब आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे सभी ग्रहों व उपग्रहों के निर्माण में और ग्रहों का परिक्रमण करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो एनर्जी आपकी हर जगह है, हर जगह है, सही है। जैसे सभी प्रकार के मशीनों को, यंत्रों को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए होती है। तो ठीक है, एनर्जी आई होप समझ में आया होगा। काफ़ी कुछ आप इसके बारे में लिख भी देंगे कि कहाँ कहाँ एनर्जी की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ कैसे है। तो मैंने यही लिखा है इसमें, एनर्जी आपकी क्या होती है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक तो सभी को पता है, जूल में किया जाता है इसका। और ये भी लिखा है साथ में, ऊर्जा कई रूप में हो सकती है, जैसे ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा आदि। अब जैसे बात करें हम, सौर प्रकाश सेल ये किस में बदलता है आपका, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत मोटर ऊर्जा किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में।
और अपने जो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा है वो भी विद्युत ऊर्जा में। और आपका जो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो सितार, यांत्रिक ऊर्जा वो किस में कन्वर्ट करता है? ध्वनि ऊर्जा में। जब उसमें मैकेनिकल काम किया जाता है तभी तो उसमें साउंड एनर्जी आती है। ठीक है, अब जैसे ही आपका मोमबत्ती का जलना भी एक क्या है? रासायनिक ऊर्जा जा रही है उसमें। वो मोम जो पिघलता है उसमें, तो वो कौन सी ऊर्जा क्रिएट करता है फिर आपकी? वो देता है आपको ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है ना? तो ये सारे एनर्जी के रूपांतरण है, मतलब कंजर्वेशन है। आपने पढ़ा होगा केमिकल से इलेक्ट्रिकल बन गई या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो आपने ये पढ़ रखा होगा। तो हम बात करते हैं, ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पहली बात करें गतिज ऊर्जा। मतलब देखो यार, कोई चीज़ है, मतलब कुछ भी चीज़ है जो अपनी जगह पे है, जब तक उसको एनर्जी नहीं देंगे तब तक वो अपनी जगह नहीं बदलेगी ना। ठीक है, तो जब वो अपनी जगह बदलेगी, उसमें एनर्जी आएगी, तो वो एक मोशन में आएगी। ठीक है, जब वो मोशन में चलेगी तब उसमें क्या आ जाएगी? आपकी गतिज ऊर्जा आ जाएगी। अब ऐसे ही किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उसमें एक ऊर्जा नियत होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फॉर्मूला हाफ mv² है। m यहाँ पे द्रव्यमान है व b आपका वेग है। सही है ना? अब देखो, आप जाते ही हो, गति में चल रही हो, एकदम से चीज़ रुके तो आपको झटके लग जाते हैं, लगते हैं कि आप आगे की ओर भागते हो। तो वही आपकी क्या है? गतिज ऊर्जा ही तो साथ में चल रही है कि नहीं? इसी का दूसरी तरफ है, होती है एक आपकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा मतलब होती है कि हमें आगे यूज करना है। ठीक है, मतलब ये यूज कर सकते हैं हम इनको, मतलब हमने संभाल के रखी है कि इसको कभी भी हम यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हम एक लेके आए, वो है तो खैर आपकी केमिकल एनर्जी, मान लो सेल ही है। हम सेल को क्या करना होता है कि हमें जब यूज है तब हम उसे डालेंगे। ठीक है, उसकी एक लाइफ लाइन होती है, उसके बाद ख़त्म भी हो जाता है वो, है ना? फिर हम दूसरा ले आते हैं कि जब ज़रूरत होगी तब यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे ही स्थितिज ऊर्जा का है, किसी वस्तु में भविष्य में कार्य करने के लिए एक प्रकार की ऊर्जा नियत रहती है, इस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं, देखो आपके, ये बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी की ऊर्जा। ठीक है ना? वो दिन पे दिन आपका अगर बांध मजबूत नहीं होगा तो पानी तोड़ देगा। वो वहाँ पे एक एनर्जी इकट्ठी हुई ना जो पानी की, हुई कि नहीं? चाबी वाली घड़ी जो अब तो बंद हो गई, पहले HMT कंपनी आती थी, वो चाबी भर के घड़ी चलाती, बहुत चलती थी वो। कम से कम मैंने देखा 30-30, 50-50 साल चल जाती थी वो HMT वाली घड़ी। उसमें चाबी भरो रोज। मेरे दादाजी के पास थी, वो रोज़ सुबह चाबी भरते थे, उसमें पूरे दिन चलती थी उनकी, और वो घड़ी आज भी है। ठीक है, ऐसे ही तनी हुई स्प्रिंग। तो वो देख रहे हो आप कितना वो यूज़ हो रहा है, और कितना, मतलब बोल सकते हैं कितना, मतलब हमारी वो टिकाऊ चीज़ भी है ना? हाँ, तो मतलब ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, एनर्जी। अब एनर्जी के बारे में मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एनर्जी का हम मोस्टली 3 टाइप से करते हैं, प्राथमिक व द्वितीय ऊर्जा, जिसे प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी बोलते हैं। वाणिज्यिक व अवाणिज्यिक ऊर्जा, कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल ऊर्जा बोलते हैं। और नवीनीकरणीय व अनवीनीकरणीय, मतलब रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है, या एनर्जी। ठीक है ना? अब बात करें प्राथमिक व द्वितीयक ऊर्जा की। ठीक है, तो देखो, प्राथमिक ऊर्जा तो आपकी नेचर में पाई जाती है, या मतलब बोलें प्रकृति में है ही है। जैसे आपका रहा कोयला, रहा तेल, रहा प्राकृतिक गैस रही, तथा बायोमास। ठीक है, और जैसे अन्य चीज़ देखो आप, इसमें जो पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं, तापीय ऊर्जा होती है। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ भी निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं निकलती हैं। अब ये हो गई आपकी प्राइमरी एनर्जी। और बात करूँ मैं सेकेंडरी एनर्जी की, तो सेकेंडरी एनर्जी क्या होती है? मतलब जो आपकी प्राइमरी एनर्जी है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल यूज़ में
वो सेकेंडरी में कन्वर्ट कर दी जाती है। ठीक है, जैसे कोयला, तेल तथा गैस को किस में बदल देंगे, भाप और विद्युत में बदल देंगे। मतलब हम या तो प्राइमरी ऊर्जा का सीधे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर इंडस्ट्रियाँ उसको कैसे यूज करती हैं, उसको कन्वर्जन करके यूज करती हैं। ठीक है ना, जैसे कि कोयला और प्राकृतिक गैस खाद बनाने वाली कंपनियों में फीड स्टॉक के रूप में यूज किया जाता है उनका। अब देखो मैंने इसमें कुछ लिख भी रखा है, जैसे आपका प्राइमरी एनर्जी में क्या क्या आता है, क्रूड ऑयल आ गया, कोल आ गया, नेचुरल गैस आ गई और न्यूक्लियर एनर्जी भी आ गई। अब इससे देखो कन्वर्जन क्या कर देती है सेकेंडरी में, देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपके बदल देगी, मैन्युफैक्चर सॉलिड फ्यूल्स बदल देगी और गैस में बदल देगी। मतलब अपने हिसाब से कन्वर्जन लोग उसमें कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा वेस्ट, हम वेस्ट से भी हम इलेक्ट्रिसिटी और हीट जनरेट कर लेते हैं ना, कन्वर्जन ये प्राइमरी, और ये आपका किस में बदल गया, सेकेंडरी में। ऐसे ही आपका देखो वाइंड, जियोथर्मल, बायोमास, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वेव एंड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी मतलब वो ज्वारीय भाटा होता है, उससे भी बिजली बना लेते हैं, बायोफ्यूल बन जाते हैं। तो ऐसे मतलब हम प्राइमरी एनर्जी को यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी एनर्जी को जब कन्वर्जन होता है तो वही एनर्जी आपकी द्वितीयक ऊर्जा बदल जाती है, जिसे हम यूज़ करते हैं। होप समझ में आया हो। जैसे आप कोल का क्या होता है, कोल आपकी प्राइमरी एनर्जी है, सेकेंडरी एनर्जी में इसका क्या से यूज करेंगे, स्टीम और थर्मल से। ऐसे न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर से हाइड्रो है, नेचुरल गैस है, इसको कैसे, ये सब आपकी प्राइमरी है, प्राइमरी में से चेंज कर कैसे करेंगे हम, ये आपके पावर स्टेशन में जाके इलेक्ट्रिसिटी देने लगेगी। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम क्या करती है, थर्मल स्टीम ही तो जनरेट करती है, एलपीजी बनता है, डीजल बनता है, पेट्रोकेमिकल बनता है, ये सब सेकेंडरी आपकी हो जाती हैं, है कि नहीं। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं अपना वाणिज्यिक व अच्छा एक चीज़ और इसमें हम देखते हैं, एक चीज़ और देख लीजिए इसमें आप, कंट्री एनर्जी फ्लो। देखो जैसे ये मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए फिगर देखिए, ठीक है, प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन मतलब प्राइमरी आपके उसका है, प्राइमरी एनर्जी का। ठीक है, हुआ प्राइमरी एनर्जी जहाँ से निकाली या जो भी किया, खोद के निकाली या, ठीक है। अब प्राइमरी ये आपका कंट्री में कैसे काम चलता है, इसका प्रोडक्शन हुआ, अब वहाँ से जो निकली है तो हमें अपने और कंट्रियों से रिश्ते बनाने के लिए भी इनको एक्सपोर्ट करना पड़ता है पहले। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट किया, रिलेशन अच्छे हो गए, फिर भी हम क्या करते हैं, फिर इंपोर्ट भी करते हैं, मतलब मंगाते भी हैं। फिर प्राइमरी एनर्जी को आया, फिर इसका कन्वर्जन किया, कन्वर्जन में जब ये यूज होगा तो इसका कुछ वेस्ट चला जाएगा, वो लॉसेस में आपका चला जाता है वेस्ट। ये देख रहे हैं, ये कन्वर्जन हुआ लॉसेस में, कन्वर्जन होके अपने हिसाब से इसे फाइनल कंजप्शन के लिए यूज कर लिया। अब कोई भी चीज़ है, किसी को यूज कर लिया, ठीक है, कच्चा तेल आया, उसको पेट्रोलियम डीजल में बदल के अपनी गाड़ियों में यूज कर लिया, कैसे भी यूज कर लिया, तो उसका एक मैंने ब्लॉक डायग्राम बना रखा है। ठीक, अब बात करते हैं वाणिज्यिक कॉमर्शियल एनर्जी और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। तो ठीक है, वाणिज्यिक कॉमर्शियल एनर्जी क्या हो गई, जो आपको बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी, बाज़ार में मतलब एक निश्चित भाव में आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ये बिजली भी देखो आपको पैसों में ही मिलती है ना, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब आपको कहाँ मिल रहा है, उसी में तो मिल रहा है। नीचे मैंने दो एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं, मतलब आपको जो बाज़ार में उपलब्ध हो पैसों में, वो आपकी कॉमर्शियल एनर्जी हो गई। ऐसे ही नॉन कॉमर्शियल एनर्जी कौन सी, जो बाज़ार में उपलब्ध नहीं है, मतलब बाज़ार में कुछ नहीं होता। अब ये मत कहने लगना कि अब जो कंडे हैं वो भी मॉल में बिकने लगे हैं। ठीक है, जैसे आपकी देखो जलाने वाली लकड़ी है, ठीक है, इन पशुओं का गोबर है, आज भी बहुत सारे गांव में उसके जो बोलते हैं कंडे बनाए जाते हैं, उनको यूज किया जाता है आज भी जलाने के लिए, कुछ में कृषि अपशिष्ट पदार्थों का यूज किया जाता है। ठीक है, इनके बारे में आप और भी लिखना, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल के बारे में भी आप लिखना आराम से, सही है। और जैसे आपकी सौर ऊर्जा हो गई, बिजली हो गई, सौर ऊर्जा सूरज तो पैसे नहीं मांगता ना एनर्जी, ठीक है ना, तो सही है, वो नॉन कॉमर्शियल आपकी एनर्जी हो गई। अब देखो मैं हमने लास्ट सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाया था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, मैंने आपको सोर्स पढ़ाए थे, क्या होते हैं, ये लगातार प्राप्त किए जाते हैं, मैंने लिख भी दिया है आपको,
सही है, ये लगातार प्राप्त किए जाते हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते, मतलब बार बार आपको मिलते रहेंगे। सही है, जैसे वायु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, मतलब एक ही चीज़ हो गया वायु पवन। सौर ऊर्जा है आपकी, टाइडल एनर्जी है ज्वारीय भाटा से जो होती है, ठीक है। इनको अपरंपरागत स्रोत बोला जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है ये समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इनको अपरंपरागत स्रोत बोला जाता है। और सबसे बढ़िया चीज़, ये प्रदूषण भी पैदा नहीं करते, ठीक है। और दूसरी तरफ हम आ जाएं, ये लगातार प्राप्त नहीं हो सकते, ठीक है। अगर ये एक बार समाप्त हो गए तो मतलब इन्हें हम ले नहीं पाएंगे। जैसे मान लो तेल निकलना ख़त्म हो गया, तो ऐसा थोड़ी हम तेल बना दें, पेट्रोल उसको बना देंगे या कुछ कर देंगे, सही है ना। कोयला निकलना बंद हो गया, उसको नहीं बना पाएंगे ना। तो ये पुनः विकसित नहीं हो सकते इनका, इसलिए यूज बहुत अच्छे से करना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से। अगर ये ख़त्म हो गए तो वास्तव में एनर्जी संकट आ जाएगा। इसलिए इनको परंपरागत स्रोत भी बोलते हैं। ये प्रदूषण भी पैदा करते हैं, धुआं फुआं निकलता है ना, आपने देखा होगा, जैसे कोयला, तेल, गैस। तो इनके बारे में आप समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आप अच्छे नोट्स बना लेना, आगे की क्लास में मैं और टॉपिक कवर कराता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक्स।